जी जी, आप पूछें क्वेश्चन। सर इससे रेलेवेंट नहीं आप करवा लीजिए। अच्छा, ये देखें मैं प्रॉपर्टीज़ ओपन करता हूँ कनेक्शन की। ये सर आप डीएनएस पे हैं या डीएनएस पे हूँ, ये मैं क्लाइंट साइड पे हूँ, बिल्कुल अच्छा। डीएनएस क्लाइंट पे हूँ मैं। ये प्रॉपर्टीज़ में गए, एडवांस में गए और डीएनएस वाला पेज ओपन कर लिया। जी पढ़ें ये क्या लिखा है, अपेंड प्राइमरी एंड कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस सफिक्सेस। इसका मतलब मल्टीपल सफिक्स यूज़ होंगे, सब पे वो चेक करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप लेवल मैंने आपको बताया 3 डोमेन है, b.c.b.a.com, ठीक है। अगर आपका लेवल है 3 तो फिर वो कहाँ तक जाएगा, वो b.c.a.com पे भी जाएगा, c.a.com पे जाएगा, a.com पे, इन तीनों पे चेक करेगा। लेकिन अगर आप लेवल 2 कर देते हैं तो a.com पे जाएगा, b.a.com पे जाएगा, लेकिन c पे नहीं जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब ये लेवल्स, यहाँ तो कोई सेटिंग नहीं नज़र आ रही जहाँ पे मैं लेवल दे सकूँ। तो जो लेवल वाली बात है, ये है विद रेफरेंस टू ग्रुप पॉलिसी, कि अगर आपके पास ग्रुप पॉलिसी है तो ग्रुप पॉलिसी ओपन करें। ग्रुप पॉलिसी में डीएनएस की सेटिंग्स देखी हैं? नहीं देखी ना, चलें जगह बता देता हूँ, इस पर भी मगजमारी कर लीजिएगा। पॉलिसी डीएनएस पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ, नेटवर्क सेटिंग्स के लिए अलहदा पूरा कंटेनर है। सर हम पढ़ेंगे सर सॉरी, आप देख लीजिएगा, जो आपको प्रॉब्लम आप डिस्कस कर लीजिएगा। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा ना ट्रबल शूट करना पड़ेगा। ये जो डीएनएस है, जब ये मशीन बूट हुई है तो डीएनएस स्टॉप था, और डीएनएस के स्टॉप होने की वजह से हाँ डीएनएस गया तो एडीएस गई, मैंने बताया था आपको। अगर आपका डीएनएस वर्किंग नहीं कर रहा तो एक्टिव डायरेक्टरी वो पहली एप्लीकेशन है जो डिस्टर्ब होती है, बात याद रखिए। और उसका ग्रुप पॉलिसी एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्टेड है। हाँ देखिए, डोमेन कंट्रोलर अगर अनअवेलेबल हो गया, डोमेन कंट्रोलर की लोकेशन किसने बतानी है, डीएनएस ने, ठीक है ना। तो डीएनएस नहीं तो ग्रुप पॉलिसी, ग्रुप पॉलिसी उठानी कहाँ से, डोमेन कंट्रोलर से। और जिन लोगों ने एडीएस थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, कौन सी मशीन रिस्पॉन्सिबल होती है, एडीएस के रेफरेंस से जवाब दें कि ग्रुप पॉलिसी का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है विद रेफरेंस टू एडीएस। नहीं डीसी तो नहीं ना, डीसी तो आंसर हो गया जनरलाइज, पीडीसी इम्यूलेटर, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इसका मतलब पीडीसी इम्यूलेटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेसिकली इसे पीडीसी इम्यूलेटर नहीं मिल रहा। ये देखें, अब डीएनएस ठीक हो गया, ठीक है। अब जनाब सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करें, अभी पता लग जाएगा। ये इस पर क्लिक करें। अगर अब भी ना खुले तो आपने एक दफ़ा ip-config/flush DNS करना है, ताकि कैशे में जिन रैकेट्स का उसने लिखा ना रैकेट नॉट फाउंड, ये देखें अभी भी नहीं खुली ना। हाँ वो गार्बेज जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये जनाब फ्लश हो गया, और इधर ज़रा मुझे चेक भी कर लेने दें। ये फॉरवर्ड जोन, और इसमें जो रैकेट मुझे चाहिए क्या वो आ रहा है, बिल्कुल जी वो आ रहा है। अब बस ये इसके लिए इंतज़ार करें एडीएस का। असल में जो डीसी होती है, डीसी जो होता है ना, उसकी डोमेन नेम के साथ भी एंट्री होती है। यानी एक तो डीसी का नाम और आईपी, और सेम आईपी विद डोमेन नेम, मैंने वो चेक किया, सेम एज पेरेंट फोल्डर का ब्रैकेट और आगे वही आईपी जो डीसी का, कि वो रैकेट मिसिंग ना हो। ओके जी, ये ओपन करते हैं, उम्मीद है कि इसे अब ओपन हो जाना चाहिए। देखें पढ़ें क्या लिखा हुआ है। नेमिंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी लोकेटेड फॉर द फॉलोइंग, द सर्वर इज नॉट ऑपरेशन इफ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट। देखें जब भी क्या है ना नेमिंग इन्फॉर्मेशन, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, डीएनएस में, ठीक है। वेल रिजॉल्व तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये उसको मौत आ रही है, ज़रा वो ओपन करें। आपने फ्लश नहीं किया सर? फ्लश भी है? फ्लश किया तो है अभी। अच्छा फ्लश मैंने किया, क्यों नहीं किया फ्लश।
अच्छा ये computernet.exchange.com सर किसी एक जोन का बैकअप ले सकते हैं, कितने एक जोन का? हाँ बिल्कुल, जॉन की फाइल का बैकअप ले लें। जॉन की जो फाइल होती है उसका बैकअप DNS के फोल्डर में जाके एडीएस का है तो फिर एडीएस का बैकअप लें। सर रियल टाइम में भी हम ऐसे ही करेंगे सर? कैसे? ये जो मैंने अभी की है? Yes. नहीं, रियल टाइम में ऐसे नहीं करेंगे। रियल टाइम में कैसे करेंगे सर? रियल टाइम में आप वेट करेंगे, क्योंकि रियल टाइम में सर्विस को स्टॉप करना बहुत ख़तरनाक है। प्रोडक्शन चल रही है, आप बीच में सर्विस स्टॉप कर रहे हैं। अगर आप करना चाहते हैं सर्विस स्टॉप तो फिर उसे स्केड्यूल करें ऑफ पीक आवर्स में, यानी फिर आप ये काम उस वक्त करेंगे जब यूज़र डिस्कनेक्टेड हो। ये बड़ा स्ट्रेंज है कि मुझे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने दे रहा। डजंट मैटर, जब एज लॉन्ग एज मेरे पास एडीएस में जब डोमेन ही नहीं है उस नाम की तो मैं डिलीट करूँ, exchange.com को डिलीट नहीं करूँ, क्योंकि वो जो मेरी वार्निंग सर्वर का तो उसको करेगा भी डायरेक्टली भी देता है ये। तो उसको करेगा भी नहीं, exchange.com को कर लेगा। कर देगा। अच्छा सर अगर मेरा क्लाइंट किसी और डीएनएस पे जा रहा है तो एंट्री कैसे कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट? कमांड प्रॉम्प्ट से ये देखिए खुल गई, एक्टिव डायरेक्टरी खुल गई है। ठीक है, मैंने डीएनएस को ट्रबल शूट किया, मैंने कोई काम एडीएस में आके नहीं किया और अभी ये एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स खुल गया। ठीक है, तो एरर को देख के ना आपने उसके मुताबिक प्रोसीड करना है। आपने क्या पूछा कुर्बान? कमांड प्रॉम्प्ट से जी सर, अगर डीएनएस की मेरे क्लाइंट साइड की एंट्री के बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, फॉर एग्जांपल मैं पोर्टल एक मिनट रुक जाओ। ये देखें, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, नेटवर्क, ये क्या लिखा है? डीएनएस क्लाइंट। यहाँ पे दो सेटिंग्स हैं जिनका ताल्लुक डीएनएस डेवोल्यूशन से। पहली सेटिंग है इनेबलमेंट, वो होगी ये यहाँ से, प्राइमरी डीएनएस सफिक्स डेवोल्यूशन। सिर्फ इसे इनेबल कर दें, इसमें कोई लेवल नहीं देना। ठीक है, ये इनेबल कर देंगे, ये आपने इनेबल कर दिया। बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है। बाय डिफॉल्ट तो क्लाइंट साइड पे जाके वो कॉन्फ़िगर होगी ना, अपेंड हुआ है, अपेंड वाला चेक बॉक्स सेलेक्टेड है, और लेवल जो देना है वो कहाँ से देना है? ये देखें, पढ़ें क्या लिखा है, प्राइमरी डीएनएस सफिक्स डेवोल्यूशन लेवल। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे वही जो मैंने 2 3 1 नहीं बताया आपको, देखें बाय डिफॉल्ट 2 पे है, 2 का मतलब है 2 लेवल्स तक जाएगा, 3 कर दें 3 लेवल्स तक चला जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? खैर इतनी सिर्फ आपको पता होना चाहिए था ये है क्या, दैट्स इट। ये वैल्यू आई डोंट थिंक इसकी चेंज करने की ज़रूरत है। कोई हज़ार में से कोई एक एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है जहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, इन कॉमन इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंटेनर याद रखिएगा कि कहाँ से जाके डीएनएस से रिलेटेड सेटिंग्स आपको मिलेंगी। ये सारी सेटिंग्स डीएनएस से रिलेटेड। ठीक है, इस पर हम जीपीएमसी में हैं। हाँ जी, ग्रुप पॉलिसी में यहाँ से कॉन्फ़िगर करने का फ़ायदा ये होगा कि डोमेन के जितने कंप्यूटर्स हैं सब पे कॉन्फ़िगर हो जाएगी। हाँ जी, ये बात भी क्लियर हो गई है। अच्छा, जो ट्रस्ट एंकर का कॉन्फ़िगरेशन पेज है वो भी देख लें। वहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स, कीज़ वगैरह देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आएँ, क्लिक करें ट्रस्ट एंकर पे। लेकिन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने का फ़ायदा उसी वक्त है जब आपके पास बाकी जो डीएनएस सर्वर्स हैं वो भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। खाली एक पे ट्रस्ट एंकर डाल दें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ट्रस्ट एंकर्स क्या? वही डीएनएस सेक, डीएनएस सिक्योरिटी जो कि जो आंसर्स हों वेरीफाइड हों। यहाँ पे कोई नाम देना चाहते हैं वो दे दें, जो आप नाम देंगे उस नाम के साथ ये फुली क्वालिफाइड नेम बना देगा। मैंने डीएनएस ही दे दिया। यहाँ पे आपने पब्लिक की देनी है, जो भी आपकी पब्लिक की है उसका स्ट्रिंग जो भी है वो दें। इस चीज़ की पब्लिक की वजह से ये वो पब्लिक की है जिससे ऑथेंटिकेट करेगा। कितने स्टार 64 डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है। मैंने देखिए जितनी लेंथ दे दी एक्सेप्ट कर लेगा ये। ठीक है, तो तुम कम दे दो यार, जो तुमने देनी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सब पे वही देनी है। इसको लगा कि स्टोर कर
हाँ, कहीं पे कोई स्ट्रिंग बना लें और उसी से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। मेरा ख्याल है कॉपी पेस्ट का फंक्शन चलना चाहिए। अगर लेट से ये मेरी पब्लिक की है, खैर जाओ, अभी पेस्ट हुई नहीं है, थैंक यू कर रही है, हो रही है कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये इस रैकेट का टाइम टू लिव है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। देना चाहें तो डिलीट दिस रैकेट व्हेन इट बिकम्स स्टेट, ये ऑटोमेटिकली बन ही नहीं रहा। हो सकता है फ्यूचर में कभी इसकी ऑटो एंट्री भी हो, लेकिन अभी ये मैनुअली आप बना रहे हैं। यहाँ पे दे दें कि कितनी देर तक अगर इन केस कैशे में जाता है तो वैलिड रहेगा, ठीक है। ये इसका सिक्योरिटी हैशिंग है। ये देखें एल्गोरिदम बता रहा है कि इसका मकसद क्या है। SHA कभी भी कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज़ नहीं होता। सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम है। हैशिंग का मकसद क्या होता है? इंटेग्रिटी अचीवमेंट, सोर्स को ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी। अगर यहाँ पे इंक्रिप्शन हो रही होती ना तो शुड हैव बीन समथिंग लाइक डैश, ट्रिपल डैश, AES। ये है इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये तो मैसेज साइनिंग के लिए होते हैं कि पता लग जाए कि इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो ड्यूरिंग द पाथ किसी ने मॉडिफाई नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, अभी नहीं हुआ 64, बना लें, थोड़ा और बढ़ा दें। मैंने भी गिने नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात भी हो गई। और क्या चीज़ थी? बस वो DNS की सिक्योर सॉकेट, DNS की कम्युनिकेशन SSL, ठीक है। सिक्योर सॉकेट जो है, सिक्योर सॉकेट और भी प्रोटोकॉल्स के लिए यूज़ होती रही है। फॉर एग्जांपल सबसे मशहूर HTTP, ठीक है। HTTP नॉर्मल ट्रैफिक होता है, HTTPS पे जो ट्रैफिक होता है वो SSL पे होता है। तो वही विद रेफरेंस टू DNS भी किया जा सकता है कि DNS की कम्युनिकेशन को SSL पे कर दिया, आपका सेशन जो है वो इनक्रिप्टेड होगा, फिर आपका सेशन इनक्रिप्टेड होगा। कस्टमर से जो एक चीज आपसे पूछनी नहीं, मेरा ख्याल है इसको DNS लेवल्स पे किया जाएगा, यानी बिटवीन DNS सर्वर टू थोड़ा DNS। सा हटके था सवाल, आपकी मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने पोर्ट तो एक्सप्लेन की थी कि पोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉकेट्स का भी ज़रा सा कर दीजिए कि एक बात याद रखें, पोर्ट जो है वो कंपोनेंट है सॉकेट का। लेकिन दो तरह की नेटवर्क एप्लीकेशंस पॉपुलर हुई हैं। एक एप्लीकेशन होती थी नेट बायोस बेस्ड, और एक जो यानी ज़्यादा आपको नज़र आती हैं ये होती हैं सॉकेट बेस्ड एप्लीकेशन। सॉकेट जो होती है ना उसमें तीन चीज़ें होती हैं। कभी आप कमांड दें नेट स्टैट, तो वो जो आपको लिस्ट नज़र आती है दैट इज़ बेसिकली योर सॉकेट। तीन चीज़ों से मिलके सॉकेट बनती है। एक चीज़ होती है टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है, दैट कैन ईदर बी UDP और TCP, ये हो गई टाइप ऑफ सर्विस। जमा दूसरी चीज़ IP एड्रेस, तीसरी चीज़ पोर्ट नंबर। ये तीन चीज़ें मिल के एक सॉकेट बनाती हैं। जैसे आप वेबसाइट कोई व्यू कर रहे हैं, हॉटमेल पे आप गए हैं, पोर्ट आपकी 80 होगी, हॉटमेल का जो IP है वो IP लग गया, और क्योंकि प्रोटोकॉल HTTP इसलिए TCP हो गया। सेम है जब DHCP की रिक्वेस्ट जाती है तो IP एड्रेस, अगर तो रिन्यूअल रिक्वेस्ट है, वो 4 पैकेट तो याद है ना, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, वो तो होते हैं इनिशियल। जब कंप्यूटर रिन्यू करवाने जाता है ना तो 2 स्टेप्स होते हैं, यूनिकास्ट होते हैं वो दोनों, क्योंकि DHCP का IP पता है। तो DHCP का IP एड्रेस हो गया, पोर्ट नंबर हो गई 67, और तीसरी चीज़ टाइप ऑफ सर्विस वो UDP होती है। और ये आप व्यू कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलें, नेट स्टैट, ये देखें, ये आपको सॉकेट्स बनी हुई आ रही हैं। प्रोटोकॉल TCP है, ये आ रही है पोर्ट नंबर, और 127.0.0.1 का मतलब है लोकल होस्ट। समझ में आती बात? यस सर। तो जब आप इंटरनेट से रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे होते हैं तो आपके कंप्यूटर पे भी नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन होती हैं जो कि आप व्यू कर सकते हैं। जो पॉइंट है याद रखने वाला वो ये कि जो पोर्ट ओपन होगी ये दोनों साइड पे ओपन होगी। यानी जब आप हॉटमेल पे कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं
हॉटमेल की वेबसाइट एक्सेस। यार आज ईशान नया नया नहीं लग रहा, देखें इससे मुझे साहब यार थोड़ा शहरी शहरी लग रहा है आज ना, है कि नहीं? नया लुक दिया है इसने वैसे आज। तुम्हारी भी बर्थडे तो नहीं है आज? अच्छा, आप हॉटमेल पे गए तो सर्वर साइड पे कौन सी पोर्ट ओपन होगी हॉटमेल पे? 80। सवाल मेरा ये है आपके एंड पे, क्योंकि हॉटमेल ने रिप्लाई भी तो भेजना है, वो रिप्लाई आपके कंप्यूटर ने रिसीव करना है, तो आपके कंप्यूटर पे कौन सी पोर्ट ओपन होगी? 80। एग्री करते हैं सारे? नो, 80 नहीं ओपन। 80 तो उस वक्त ओपन हो जब आप आपके कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट है जो दूसरों ने एक्सेस करना है। याद रखिएगा सर्वर साइड की पोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है वेल नॉन पोर्ट और एक होती है हायर पोर्ट। मैंने क्या कहा? एक होती है वेल नॉन पोर्ट और एक होती है हायर पोर्ट। वेल नॉन पोर्ट होती हैं फिक्स्ड, वो चेंज नहीं होती, और हायर पोर्ट्स होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम डायनेमिकली असाइन करता है। जब आप 1024 एंड अबव, जब आप हॉटमेल पे जा रहे हैं तो आपके कंप्यूटर पे हो सकता है 1029 हो। अब वो जो पैकेट बनेगा उसके अंदर ये पोर्ट लिखी जाएंगी, सोर्स पोर्ट होगी 1029, डेस्टिनेशन पोर्ट होगी 80। हॉटमेल पे पैकेट क्या, जब हॉटमेल रिप्लाई करेगा तो वो सोर्स रखेगा 80 और डेस्टिनेशन क्या होगा, वो जो आपने भेजी है 1029, ताकि आपके कंप्यूटर पे जब वो डाटा रिसीव हो तो उसको अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन को हैंड ओवर किया जाए। तो पॉइंट याद रखने वाला है कि पोर्ट नंबर्स ऑफ सर्वर साइट्स आर फिक्स्ड, whereas on client side port is dynamically allocated by operating system. Operating system देखता है जो नंबर फ्री होता है वो दे देता है, और वो नंबर उस एप्लीकेशन को एलोकेट रहता है as long as that application is active for the current session। बंद करके दोबारा खोलेंगे हो सकता है कोई और नंबर। लेकिन ठीक है? जिस तरह ये DSP जो है क्लाइंट सर, इसे जब IP लेना तो ब्रॉडकास्ट करता है, तो ये खुद अपनी उनसे 67 पे ये लिसन कर रहा था। कौन? क्लाइंट? हाँ। 68 सॉरी 68 पर 67 तो DSP के, तो ये इसकी डेवलपमेंट पोर्ट नहीं होती कि ये 68 पर। सवाल यहाँ पे एक और बनता है जो आपको करना चाहिए। अभी मैंने कहा कि क्लाइंट साइड की पोर्ट्स रैंडमली होती हैं, डज इट होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ DSCP? नहीं, DSCP के केस में क्लाइंट की भी फिक्स है 68। हाँ 68 पे। उसकी वजह यह है कि TCP/IP तो इनिशियलाइज नहीं हुआ, जब तक IP नहीं मिलेगा तो रैंडम पोर्ट कहाँ से आएगी? ठीक है, तो DSCP एक एक्सेप्शन है। आप किसी और चीज़ पे अप्लाई करके देखें ना, DNS पे देखें, आप विंस पे देखें, आप किसी भी एप्लीकेशन पे देखें, डायनेमिकली असाइन। DSCP के केस में ज़ाहिर है TCP/IP इनिशियलाइज हो रहा है तो फिक्स करनी पड़ेगी कि ये पोर्ट है तेरी, बस यही लगा के भेज दो। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम, और बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, TCP/IP इनिशियलाइज हो रहा होगा। डिस्कलेस वर्कस्टेशन जो आपने उसमें पढ़े थे WDS में, क्लाइंट अभी बूट हो रहा है, NIC से बूट हो रहा है, अब उसने DSCP रिक्वेस्ट भेजनी है। मैंने आपको कहा था कि पोर्ट रिकॉर्डिंग में भी आ गए कि क्लाइंट साइड की पोर्ट कौन एलोकेट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी तो NIC से बूट हो रहा है, अभी तो है ही नहीं OS। पॉइंट समझ में आ रहा है? WDS में क्लाइंट NIC से बूट हुआ, सर्वर के पास गया, सर्वर ने जनाब इमेज दिया, वो लोड होगा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। तो अभी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट करनी है फिर तो TCP/IP इनिशियलाइज ही नहीं हो सकता। इसका तो सर उतनी देर में से DC से कांटेक्ट नहीं किया, कर लिया ना कांटेक्ट। वो कांटेक्ट मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि पोर्ट फिक्स थी, किसी से पूछनी नहीं थी। अगर ये पोर्ट भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने एलोकेट करनी होती तो फिर कैसे एलोकेट? ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी। सोल्यूशन क्या था सर? एक क्वेश्चन था, स्टेटस कोड्स को कैसे फिर इसमें हम सर वेरीफाई करेंगे कि, क्योंकि हम इसमें कहते हैं कि जब किसमें स्टेटस कोड्स, किसमें सर जब हम कहते हैं कि जब भी हम बात कर लेते हैं दो कंप्यूटर्स के दरमियान, उसमें स्टेटस कोड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इस चीज़ में स्टेटस कोड्स तो प्रोटोकॉल लेवल पे होते हैं ना। जैसे जब आपको वेब कंटेंट मिल जाता है, ये बैकग्राउंड में सारा काम हो रहा होता है, आपने ब्राउजर में लिखा www.hotmail.com रिक्वेस्ट पे, अब ये कौन से प्रोटोकॉल पे जा रही है? HTTP पे। HTTP का जो ओके स्टेटस कोड है दैट इज 200। अगर 200 रिटर्न हुआ है, वेबसाइट खुल गई, इसका मतलब बैकग्राउंड में कौन सा कोड रिटर्न हुआ है? 200। एनीथिंग अदर देन 200 इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम। ये बात याद रखिएगा, TMG में यूज करूंगा। 200 के अलावा कुछ और है तो वो प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। इसी तरह SMTP है, SMTP में ओके कोड होता है 250। जैसे ही SMTP का सेशन बनता है
तो सबसे पहले जो ग्रीटिंग्स आती हैं वो 220 221 पे होती हैं, सेशन ओपन और उसकी ग्रीटिंग। उसके बाद 500 का मतलब है एरर, प्रॉब्लम। तो ये स्टेटस कोड्स बैकग्राउंड में होते हैं, अगर आप डीबग चलाएं तो उसमें फिर आपको ये तमाम डिटेल्स नजर आ सकती हैं, फ्रंट एंड पे यहाँ नहीं नजर आएंगे। ठीक है, लें जी इसको अब हम सेव करें। सर वो डीएनएस से मुझे क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ पूछें पूछें। सर मैं कह रहा हूँ मैं पोर्टल क्लाइंट साइड में देख रहा हूँ, पोर्टल का पिंग जा रहा है, पिंग करता हूँ डीएनएस को बाइट जा रहा है, मेरा 170 वाले में वो मुझे शो कराता है 169 समथिंग उसकी, तो मैं उसकी एंट्री कैसे करूँगा क्लाइंट साइड से? दोबारा मुझे भी समझ नहीं आया, दोबारा कर रहे हैं जी। सर क्लाइंट साइड पे अगर मेरे पास पोर्टल चल रहा है, क्या चल रहा है? पोर्टल पोर्टल चल रहा ठीक है। है सर, तो मैं वो नहीं चल रहा, क्लाइंट का मसला आ गया जी, मैं Problem पिंग आ करता हूँ डीएनएस को, तो वो मैं रिप्लाई कर रहा है, मुझे कोई 169 समथिंग कुछ कर रहा है, तो मेरा तो रिप्लाई कर रहा है 169। जी जी 169 पीपा यार, नहीं तो पिंग का रिप्लाई कैसे आ रहा है? सर मैं डीएनएस को पिंग करता हूँ हाँ क्लाइंट साइड से, ठीक है, तो मुझे रिप्लाई कुछ कोड दिखा रहा है, मुझे वो नहीं पता, पीपा दिखा रहा है रिप्लाई में वीपा नहीं दिखा रहा, आईपी कॉन्फ़िग में वीपा दिखा रहा है। सर वो डीएनएस तो मैं जब पिंग डीएनएस को कर रहा हूँ तो मुझे दिखाना चाहिए, उसको रिप्लाई देना चाहिए। कैसे सारा गुड मूड कर दिया यार, कैसे सवाल कर रहा है ये, इस तरह सवाल कर रहा है। फिर वो सवाल जिस तरह ना वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, यूनुस सवाल करता जरदारी से, फिर कहता जरदारी ने गलत बताया। हाँ दोबारा सवाल सर मेरा पोर्टल चल रहा है, ठीक है पोर्टल चल रहा है, मुझे सिर्फ डीएनएस सर्वर और डीएनएस क्लाइंट का आपने बताना उस पर क्या हुआ है। सर मैं डीएनएस को पिंग करता हूँ। डीएनएस को पिंग किया, ये जिस कंप्यूटर से पिंग करने से आईपी एड्रेस मिल गया? जी सर कौन सा? मिल गया। डीएनएस को पिंग किया तो क्या हुआ, पिंग हो गया या नहीं हुआ? पिंग नहीं हुआ, पिंग नहीं हुआ, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया। रिक्वेस्ट टाइम होगा, ठीक है, लेकिन वो एंट्री मुझे जो शो करवाता है वो 169 कहीं और जा रही है, बाहर जा रही है। आज कहाँ जाएगी? जो मुझे कंप्यूटर नेम दिखाएगा, डीएनएस बताएगा ना मुझे 172.16.013 मेरा डीएनएस है, मुझे दिखाना तो चाहिए ये डीएनएस है इसको। उसका अपना आईपी कैसे है, उसके मुझे लगा ये पीपा पे चल रहा था। ये विवा पे अगर चल रहा है तो रिमोटली नहीं नजर आना चाहिए ना, सवाल ये है। ये जिससे पिंग कर रहे हैं वो तो नेटवर्क पे है, उसे 169 का रिप्लाई कैसे आ गया? आ ही नहीं सकता। तो उसमें एक ऐसा कंप्यूटर जिसको आईपी एड्रेस अदर देन 169.254 मिला है, हाँ वो 169.254 को पिंग नहीं कर सकता। नहीं कर सकता सर, तो ये कह रहा है नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं रिप्लाई में मैं कह रहा हूँ सर मैं 170 लेता हूँ तो मुझे रिप्लाई 170 शो नहीं करवा रहा, क्या शो करवा रहा है? शो 169 समथिंग कुछ अजीब दिखा रहा है। ये मैं कह रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात समझ में आती है कि 172.16 कर दो तो रिप्लाई आता है, और 172.16 नहीं सर करता अगर तो मैं रिप्लाई लिखता आता ही हूँ, नहीं। सर मैं लिखता हूँ पिंग लिखता हूँ, 169 पिंग लिखता हूँ, डोमेन कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ, पिंग DC03 करता हूँ तो मुझे उसका डीएनएस दिखाना चाहिए उसमें। अच्छा अच्छा, तुम लिखते हो पिंग और आगे नाम लिखते नाम हो, लिख देता हूँ। एंटर करते हो तो अगली लाइन में जो आईपी आता है वो 169.2। जी, जी। ये हो रहा है। आईपी डिफरेंट आ रहा है। अच्छा नहीं ये रिकॉर्ड नहीं किया नहीं ये नहीं रिकॉर्ड नहीं, आप डीएनएस में जाके वेरीफाई कर लेंगे उस नेम की एंट्री क्या कह रही है, बस ये वेरीफाई। लेकिन इसमें यानी अगर मैं ये कॉन्सेप्ट बनाऊं कि उस कंप्यूटर को एपिपा वाला एड्रेस दिया, ठीक है, और उसने वो एपिपा वाला एड्रेस लेके डीएनएस पे रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो ये मुमकिन नहीं। उसकी वजह है कि डीएनएस का एड्रेस कुछ और होगा, 169.254 नहीं होगा, ठीक है ना। तो हाँ ये हो सकता है, मल्टीकास्ट रजिस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन इतनी सर अगर मैं डीएनएस फ्लश करता हूँ तो वो मतलब नहीं चलता, लेकिन उसके मेरे बॉस कहते हैं जो कमांड मोड में जाओ जिसमें एंट्री करो डीएनएस की तो मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं चलो प्रोसीजर क्या मैं बॉस से 2 दिन बाद पूछ चुका, लेकिन वो बोल ही रहा था नहीं क्या क्या किया उन्होंने, दोबारा बता। नहीं बताया आईपी एड्रेस कमांड प्रॉम्प्ट से साइन कमांड मोड से आईपी साइन करता है उसको, मतलब वो डीएनएस से साइन करता है उसको। सर मैं बोल रहा हूं क्लाइंट का आईपी कर लेते हैं, क्लाइंट का आईपी क्या नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड बताइए सर। कमांड प्रॉम्प्ट से चलें, छोड़ें, कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी देते हैं, कमांड मोड में जाके डीएनएस की एंट्री करते हैं। कमांड मोड में जाके हाँ जी मोड में जाके मतलब उसकी वो जो चेंज नहीं करते आप उसको ब्लैक को व्हाइट कर देते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट नोटपैड ओपन कर लेते हैं सर। कमांड प्रॉम्प्ट नहीं कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आ गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे आगे क्या चलाते हैं सर नोटपैड में जाते हैं। स्क्रिप्ट की गल है सारे केक सर नहीं समझ आ गया। ये तो बॉस ही बता सकता है। ये तो केक जो मुझे खिलाया ना, ये बॉस को खिलाया, ये समझ से बाहर है। ये नहीं, मुझे अगर पता लग जाए ना, आप क्वेश्चन से अगर वो एटलीस्ट ये पता लगे कि वो अगर कमांड रन कर रहे हैं तो हमने कमांड कौन सी रन की है, तो मैं फिर आपका मसला हल कर दूंगा। इसे मैं अब हाइड करके सेव करूँ। दोनों कंप्यूटर एक दूसरे को पिंग ना कर रहे हैं।